11 जनवरी सुबह 11 बजे। गुजर चुकी रात का जिक्र है। एजेंट दीवार पे नस बड़ी बड़ी स्क्रीन्स के सामने रखी कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसकी निगाहें पुरसोच थी। जबल एन उसके हक में फर्श पे बैठा था। उसकी निगाहों में गहरी चमक थी। एजेंट ने उसे एक सीधा साधा प्लान सुना दिया था। उसी प्लान के लिए एक फौज भी इकट्ठी कर चुका था। वो सावर खड़ के चंद वफादारों से उनकी वफादारी खरीद चुका था। लेकिन कुछ था जो उसे अधूरा लग रहा था। जबल खान के अंदाज, हाँ, वहाँ कुछ था, कोई इनखराफ सा। ये प्लान कामयाब रहेगा है ना जबल? आपके प्लान्स हमेशा कामयाब रहते हैं एजेंट। वो अकीदत से बोला। क्या तुम मुतमईन हो? मैं आपके फैसलों से हमेशा मुतमईन ही रहा हूँ। ये अल्फाज, ये लहजा एजेंट के लिए अकीदत नई नहीं थी। मेरा खानदान वंडरलैंड पहुंच जाएगा, है ना? उन्हें जबल खान बाजाते खुद वंडरलैंड लेकर जाएगा। आपको मुझ पर एतबार नहीं है? अब के एजेंट खामोश रहा। बात एतबार की नहीं थी, बात लफ्ज़ों की बनावट की थी। कुछ था जो उससे खटक रहा था। उससे जबल खान के मुतल्लिक गलतफहमियां नहीं होती थीं। सुबह के 11 बजे का वक्त भी रात के 11 बजे का समा लगता था। आसमान से आ पड़ता जा रहा था। बर्फ जैसे आज न गिरी तो कभी नहीं गिरेगी। मैदान में इस वक्त 5 लोग थे। दो के सर पर बंदूक तानी गई थी। जबरीज और हसन दो की गर्दन के अगले हिस्से को पिस्तौल की ठंडी नाल छू रही थी। उनके हाथ हवा में बुलंद थे। ज़ुखरुफ और सुल्तान एक के सीने का निशाना लिए हुए, कई बंदूकें थीं, मगर वो बराह रास्त उनके लीडर की आंखों में दिख रहा था। सैयद शाहजहां शाह, ये बेखूफी उससे कमाई थी। तुम सब अभी और इसी वक्त वो काम करोगे जो हम चाहते हैं। पिस्तौल हाथ में लिए बहराम आगे आया। लोग घरों की खिड़कियों और छतों पर जमा होने लगे थे। आज सारा जावर खड़ा अपने मुजरिमीन की औलादों की बेबसी का तमाशा देखने लगा था। बेराम, हम तुम्हारा और जावर खड़ का मामला हल करेंगे। तुम एक बार हमारा प्लान सुन लो। सुल्तान सफ्तर तहम्मुल से बोला था। मैं तुम्हारा केस लड़ूंगी। मेरे कॉन्टेक्ट से जो तुम चाहते हो वो सब हो जाएगा। प्लीज़ ये गन हटाओ और हमसे बात करो। ज़ुखरुफ का अंदाज सुलझो था। तुम अब अपने मरे हुए बाप का केस लड़ना बीवी। हमें जो चाहिए वो हम अपने तरीके से लेकर रहेंगे। बेराम नागावारी से बोला। तमीज से बात करो तुम। हसन ने उससे गिरफ्त में मसामत करते हुए सख्ती से कहा। औरतों से बात करने की तमीज नहीं है तुम में? है, बिल्कुल है, लेकिन औरत इज्जत करने के लायक भी तो होनी चाहिए। बंदूकें ताने खड़े लड़कों में से किसी एक ने हाँक लगाई थी। सुल्तान ने मुट्ठी भींच कर सब किया। शादान और सबरीश ने लब भींच लिए। ये अब उनकी बर्दाश्त से बाहर होने लगा था। उसकी क्या इज्जत करें जो 5 दिनों से 4 मर्दों के साथ एक जगह रह रही है? बेराम पुस्सी की इंतहा को पहुंचा और उसी पल हसन सुल्तान ने कोनी मारकर उससे पीछे किया और फिर उस पे बस नहीं की गई। वो उसके हाथ से किस पर गिरफ्तारी से कन चपट चुका था, किसी को इल्म भी नहीं हो सका। उसका एक हाथ मफलूज था। उसे उसकी भी परवाह नहीं थी। कहाँ का गुस्सा कहाँ निकालना था, उसे ये भी मालूम नहीं था। दूसरी तरफ हंसला ने किसी को अपनी तरफ मुतवज्जा न पाते हुए अपनी गन शादान की तरफ बढ़ाई। लोहा उसके हाथ की झिल से टकराया तो शादान ने जैसे चौंक कर उसे देखा। वो आंखों के इशारे से उसे पिस्तौल लेने का कह रही थी। शादान इनकार करना चाहता था, मगर एनीथिंग फॉर सॉलिडिटी, वो बेहद आराम से बोली। शादान ने तेजी से उससे पिस्तौल झपटी और उसका रुख घुमाकर उसी की गर्दन पर रख दी। दूर जमीन पर गिरे बहराम का सांस जैसे सीने में अटक गया था। हसन को मारने का इरादा तर्क करते हुए उठा और दीवाना वार अपनी बहन की ओर बढ़ा, मगर शातान पिस्तौल को हवा में बुलंद करके एक फायर कर चुका था। बहराम को अपनी जगह पर रुकना पड़ा। बाकी सब बंदूकें सीधी की बहराम के एक इशारे के मुंतजिर थे। सिर्फ एक इशारा, सिर्फ एक, मगर निशाने चूक भी जाते हैं, ये बहराम को इल्म था। तुम्हारा मामला मुझसे है। हंसला को इस सबसे दूर रखो। बंदूक हटाओ उससे, हम बात कर सकते हैं। वो अपनी जगह से खड़े खड़े चिल्लाया। तुम्हारा मामला भी हमसे था। जुहरो को बीच में क्यों लाए? शादान उससे ज्यादा बुलंद आवाज से गुराया। तुम्हें लगता है तुम्हारे हाथ में बंदूक है तो किसी पे भी कोई भी बात कर लोगे? हमारे साथ आई लड़की पे बात करोगे तुम? वो हानि की गर्दन में बंदूक रखे अपनी जगह से हट रहा था। वो सुल्तान की तरफ जा रहा था। सुफरुख और सबरीज उस पर नसें जमाए हुए थे। हंसला चुपचाप उसके साथ चल रही थी। शादान का बाजू उसकी गर्दन दबा रहा था। ठीक है, मैं माफी मांगता हूँ। बंदूक हटाओ। मेहराम का बस नहीं चलता था, वो उसके पैरों में गिर पड़े। हंसला उसकी बहन नहीं, औलाद थी। ये कुछ नहीं करने वाला, सब ड्रामा है। मजमे में से कोई चिल्लाया। बहराम खान, मर्द बनो मर्द। शादान ने पिस्तौल हानि की गर्दन से हटाकर अपनी बाईं तरफ खड़े ईसा के पैर का निशाना लिया और अगले ही पल ईसा की चीखें हर तरफ गूंज रही थीं। बेहराम तो बेहराम,
शादान के अपने दोस्त से हक्का बक्का रह गए थे। हंसला के दिल पे जैसे किसी ने पैर रख दिया हो। ईसा उसका छोटा भाई था और शादान वो उससे ऐसी सफाकी की उम्मीद नहीं रखती थी। एनीथिंग फॉर सॉलिडेरिटी। शादान धीरे से उसके कान के पास बढ़ाया। हंसला बस अपने भाई को दर्द में तड़पते देखती रही। दर्द खुद को हो तो सहा जाता है, किसी अजीज को हो झेला जाता है, और इस वक्त वो उस दर्द को झेल नहीं पाई। ईसा के गिर्द कई लोग जमा होने लगे। अपनी बंदूकें नीचे फेंको। उससे अगले हुक्म पर बहराम ने हाथ में पकड़ी दूसरी बंदूक नीचे फेंक दी थी। बाकी सबको अब चीख चीख कर बंदूक नीचे करने को कह रहा था। अब तुम सब एक तरफ हो जाओ। मैं और मेरे दोस्त यहाँ से निकल जाएंगे और तुम लोगों में से कोई मजम्मत नहीं करेगा। शादान ने कहते हुए अपने पैर से ईसा की छूटी हुई पिस्तौल सुल्तान की तरफ बढ़ाई। वो अपने हक में खड़े लोगों की परवाह किए बगैर झुककर पिस्तौल उठा गया था। उसके पिस्तौल उठाने की देर थी और उस वक्त में खड़े दोनों मर्दों ने हाथ उठा लिए। सुल्तान ने उनमें से एक को पिस्तौल के इशारे से आगे किया। मजमे में से किसी ने अंधा फायर खोला था। बिजली की सी तेजी से सुल्तान अपने साथ खड़े सुखरू और एक आदमी को लिए झुक गया। उनके साथ खड़े दूसरे आदमी के बांसों पर 3 गोलियां लगी। वो तीनों गोलियों के दर्द से तड़पते नीचे झुक गया था। बर्फ सफ़ेद नहीं रही थी, वो खून से भरने लगी थी। मजमे में बेचैनी भरने लगी। शादान ने जवाबी वार में हंसला पे गिरफ्त सख्त की थी। वो गिरफ्त जैसे बहराम की गर्दन पे सख्त हुई थी। लानत हो तुम्हारी शक्ल पे मालून इंसान। बहराम फायर करने वाले पे चीखा था। साथ पीछे मुड़ा। उसके मुंह पे 2 मुक्के दे मारे। देखते ही देखते वो बड़ा सा मैदान जहाँ सिर्फ सफ़ेद बर्फ थी अब 2 लोगों के खून से भरने लगा था। बहराम के हाथ से सब कुछ फिसल गया था। सुल्तान ने सीधे होते हुए अपने साथ झुकने वाले लड़के के ऊपर बंदूक डाल ली थी। बहराम खान को जैसे हालात वाकई अपने हाथों से निकलते महसूस होने लगे थे। वो बेबसी से उन लोगों को देख रहा था जो एक लम्हे में पासा पलट चुके थे। शादान और सुल्तान अब कमर जोड़े हुए थे। हसन और जबरीज अपनी जगह से उन्हें देखकर उन हालात में भी मुस्कुराए। वो साथ हूं तो उन्हें कोई नहीं तोड़ सकता था। तुम सब इधर आओ। इसी घर में सबके सब। सुल्तान गली के चट्टान पर बने एक घर की तरफ इशारा कर रहा था जिसके आगे ये मैदान था। वो 15 से 20 मर्द इस सजाया से उन्हें देख रहे थे, जैसे वो मरकर भी उनका हुक्म नहीं मानने वाले थे। अगर मैं अपने दूसरे साले को भी गोली मारूं तो हमारे रिश्ते में कोई मसला तो नहीं होगा। शादान हंसला के कान के पास झुका। तुम, और इससे पहले वो कुछ कहती सुल्तान बहराम के बाजू का निशाना ले चुका था। गोली उसके बाजू को छूकर घुसी और वो घुटनों के बल गिरा। वो लीडर था, उसके साथ गिरने वाले कई हौसले भी थे। मैं तुम्हारे मसले बाहुशी अपने सर लेना पसंद करूंगा। सुल्तान फायर करते हुए सुकून से बोला। बहराम के गिरते ही हसन ने झुककर उसकी पिस्तौल उठाई और मजमे की तरफ डाल ली। जबरीज सुखरूफ की तरफ भागा और उसका हाथ पकड़कर वो भी सुल्तान और शादान के साथ आ खड़ा हुआ। 4 लोग अब एक साथ, 5वां उनके सामने। खानदान मुकम्मल था, उससे मुकम्मल होना ही था। हसन सुल्तान की पिस्तौल पे गिरफ्त ढीली थी। उसके हाथ कपकपा रहे थे, मगर वो अपने दोस्तों की तरफ पुश किए बंदूक दुश्मनों की तरफ ताने हुए था। उससे आज तक यूं किसी पे पिस्तौल नहीं तानी थी। बहराम ने उन्हें झुकने को कहा, हथियार छोड़ने और उस घर की तरफ जाने को कहा। अगले चंद मिनट में वो उन 20 अफराद को उसी एक घर में बंद कर चुके थे। दरवाजे पे ताला चढ़ाते हुए सबरीज शाहनवाज फातिहाना मुस्कुराहट के साथ उनकी तरफ उड़ा। उसी पल शादान ने हंसला पे अपनी गिरफ्त ढीली छोड़ी और शायद गलती की। वो बिजली की सी तेजी से मुड़ी, पिस्तौल उसके हाथ से ली और दस्ता पूरी कुव्वत से उसके सर पे दे मारा। शादान पूरी शिद्दत से कर रहा था। खून फवारे की मानिंद उसके माथे से निकला था। वो लब भींच गया, सर बुरी तरह चकरा कर रह गया। मेरे भाइयों को हाथ कैसे लगाया तुमने? हाथ कब गोली लगी थी? हसन ने तहसीह की। बाकी 3 लोगों ने अपने ग्रुप के सबसे रोबदार और जिद्दी लड़के को एक लड़की से मार खाते देखकर नसें चुराई। उन्होंने तो कुछ देखा ही नहीं। हंसला ने उसी कुव्वत से दस्ता हसन के माथे पे मारा। उसकी चीखें अर्श तक गईं। मेरी तरफ से इनकार है, तुम जरा शामिल होकर दिखाओ हम में। वो चिल्लाया, साथ अपना हाथ माथे पर रखा। कहीं खून तो नहीं निकल आया? शादान बस माथे को सहलाता रहा, बोला कुछ नहीं। हंसला का तनफ्फुस फूल गया था। उसे गुस्से में देखता रहा। अब अपने बाप के बाहर निकलने का इंतजार करना है या भागना है? वो उन 5 को वहां इस्तेदा देखकर एक बार फिर उड़ आई। जी तो चाहा था एक एक पे फायर खोले। उन 5 ने मजीद इज्जत अफसाई का प्रोग्राम मुलतवी करते हुए हंसला की तलकीद में कदम उठाए। बिलागे वो सावर घर से बाहर निकल रहे थे एक साथ। मुझे समझ नहीं आ रहा जबल, अगर ये प्लान नाकाम हो गया तो क्या होगा? एजेंट मुसलसल अपनी कुर्सी को चलाते परेशानी से बोला। उसके माथे पे तफक्कुर की लकीरें थीं। मेरे पास बैकअप प्लान है एजेंट।
वाकई? उसकी आंखों में रंग उतरे। बताओ मुझे, मैं उसके झोल फिक्स करता हूँ। वो कुर्सी से उतर आया। वो बेकरार था। जावर घर से ज़्यादा वो अपने उस खानदान के लिए बेकरार था। इस बार नहीं एजेंट, बस आप मुझ पे भरोसा रखें। आप कहते हैं ना मैं अजीम हूँ, मैं साबित करके दिखाऊंगा। देखो जबल, मैं जानता हूँ मेरे दोस्तों का कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कसूर है, लेकिन हम उन्हें मार नहीं सकते। उससे करीब फर्श पे आकर बैठा। एजेंट आज तक फर्श पे नहीं बैठा था। अपने खानदान के लिए एक और काम। जबल की आंखों में तमस्सुर भर गया। हम उन्हें नहीं मारेंगे ना जबल? वो किसी बच्चे की तरह सीख जाता था। हरगिज नहीं एजेंट, वो चारों यहाँ से जिंदा वापस जाएंगे। ये जबलहान का वादा है। एजेंट के दिल को तकवीत हुई। जबल खान की तरफ से अगर कोई वाहिम, कोई खदशा था भी, तो वो अपनी नींद जा सोया। उसके दोस्त जिंदा वापस जाएंगे। क्या वाकई? वो एक दूसरे का हाथ पकड़े गलियों में अंधाधुंध भाग रहे थे। सिमत का तयन सिर्फ और सिर्फ हंसला जानती थी। क्या सितम था कि वो अपने दुश्मन पे इतबार करने के लिए मजबूर थे। कई बार उन्हें रुकना पड़ा था। अब वो सब तंदुरुस्त और पहले की तरह नॉर्मल इंसान नहीं थे। उनका जिस्म उन्हें सब करने की इजाज़त नहीं दे रहा था। हर थोड़ी थोड़ी देर बाद रुकना पड़ता था। सख्त सर्दी में यूं भागते भागते उन्हें पसीने आने लगे थे। कदम जैसे संजीर हो रहे थे और सर उन यकबस्ता हवाओं से बुरी तरह दुखने लगा था। जिस्म के अकड़ने से जख्मों में ऐसा दर्द उठता था कि इल्लामान भागते भागते उन्हें एक जगह रुकना पड़ा। सबरीज के पैर के टांके खुल गए थे और अब उनसे खून रिस रहा था। हसन सुल्तान का बाजू भी बुरी तरह दुख रहा था। जख्म तो उन सब के चेहरों और जिस्म पे थे और उनका उठता दर्द भी खुदा की पनाह। थोड़ी हिम्मत करो सबरीज, बस थोड़ा और, हम उस पुल तक पहुंचने वाले हैं। ज़ुखरुफ उसके कंधे पे हाथ रखे उसे तसल्ली देने लगी। सुल्तान आगे बढ़ा और हथेली उसके सामने फैलाई। जबरीश ने थके थके अंदाज से उसे देखा। सुल्तान ने उसकी तरफ पीठ कर दी। दोस्तों के सामने कमज़ोर पड़ने वाले ऐसी ताकत पाते हैं कि दुनिया याद रखती है। चंद पल बाद वो सुल्तान के कंधे पे सवार था और वो भागने की बजाय चल रहे थे। शादान ने अपनी शॉल उतारकर हसन के ऊपर डाल दी थी, शायद गरमाइश से उसके जख्म कम दर्द करें। लंदन में बीते वो साल जैसे वापस आ गए थे। दहर उन पे अजीब अंदाज से मेहरबान हुआ था, ऐसे कि रोना और हंसना एक साथ आए। चौड़ी लंबी गली में चलते हुए वो लोग किसी कहानी का हिस्सा मालूम होते थे। कभी मुझे तो ऐसे उठाकर नहीं चले तुम। हसन ने चलते हुए शिकवा किया। तुम्हारे बाजू पे गोली लगी है, सीने में नहीं। सुल्तान की बजाय सुखरूफ ने जवाब दिया। इसके सीने में गोली लगती, ये मर जाता, तो मैं सुल्तान को इसकी लाश भी ना उठाने देता। जिंदा सलामत को उठाना फिर अलग बात है। शादान ने पेपर की उड़ाई। शायद उसे याद आ गया था कि हसन उनके ग्रुप में घुस आया था। अगर ये मस्खरेबाजी खत्म हो गई हो तो हम जल्दी जल्दी चले। हंसला चलते चलते पीछे मुड़ी और सख्त तहश से बोली। शादान उसे देख कर रह गया। वो उसे समझ सकता था। उसके सामने उसके दो भाइयों को गोलियां लगी थी। उसका ये रद्द अमल बनता था। मैंने जो गोली बहराम को मारी थी वो बस उसे छूकर गुजरी है, आप फिक्र मत करें। सुल्तान ने उसे तसल्ली दी। हंसला जख्मी शेरनी की तरह मुड़ी थी। अब आप मुझे बताएंगे कौन सा जख्म कितना गहरा हो सकता है? डॉक्टर हैं आप, नीम हकीम। आखिर में वो तड़क कर बोली। शादान ने बेचारगी से सुल्तान को देखा और बाकी सब ने शादान को तुरखम से। उसका तो जिंदगी भर का मामला था। हसन कमीनी नजरों से उसे देखते उसके पास से गुजरा। जानकर कंधा शादान के कंधे से टकराया। मीर तक ही मीर लिखते हैं मियाँ, ये आश की इज्जत बिगाड़ देती है। शादान का दिल चाहा था वो उस आदमी की शक्ल बिगाड़ दे, मगर उसे सब करना पड़ा। छेद उसकी अपनी झोली में थे। चंद मिनट मजीद चलते रहने के बाद बिलाहिर वो उस गली के अख्ताम पे थे, जिसके बाद एक बड़ा सा मैदान था और उस मैदान के पार वो पुल जो सावरखड़ के गांव की हदूद को ख़त्म करती थी, जिसके पार स्काई हाई था, जिसके पार उनकी आज़ादी थी। लम्हों के अंदर अंदर वो आज़ाद होने वाले थे। वो एक साथ आए थे और एक साथ जाने वाले थे। वो मैदान में कदम रख चुके थे। सब कुछ जैसे एक ख्वाब जैसा था। वो उस कैद से निकल आए थे। वो जहन्नुम जैसी जिंदगी अपने इख्तिताम को पहुंच चुकी थी। तहर का वो बाप खुल रहा था जिसके पार वो सब आज़ाद थे। मगर नहीं, फिलहाल नहीं, अभी नहीं। अभी कहाँ? सुल्तान ने गली के इख्तिताम पे सबरीज को अपने कंधे से उतारकर एक बड़े से पत्थर पर बिठाया और अपने बाकी साथियों के साथ आगे आया। वो रास्ता देखना चाहता था, मगर उसके दिल को धक्का सा लगा था। लकड़ी के उस पुल के दोनों सिरे काटे जा चुके थे। दोनों तरफ पहाड़ों के दरमियान नीचे की तरफ बहुत पानी था और सरहद पार करने को एक नाकाबिले अपूर्व फासला। उन चारों के मुंह पे जैसे तमाचा लगा था। वो आज़ाद होकर भी आज़ाद नहीं हो सके थे। वो चारों धीरे धीरे पीछे हटे थे। सबरीज उनसे कुछ पूछ रहा था, मगर नहीं,
उन्हें आवाज़ नहीं आ रही थी। वो यहाँ से जाकर इस इलाके के लिए बहुत कुछ करना चाहते थे, मगर शायद अब ये मुमकिन नहीं रहा था। हर शय हाथों से फिसल गई थी। कोफ्त, गुस्सा, उकताहट, बेबसी, क्या था जो उन्हें महसूस नहीं हुआ होगा? दुनिया अगर तहस-नहस करने का कोई ख़्याल था, तो वो इस वक़्त उनके दिल में आया था। मगर उस ख़्याल को तवालियत ना हासिल हो सकी। उनके आस-पास अतराफ में गाड़ियाँ जमा होने लगीं। वो पहाड़ों पे चलने वाली जीपें थीं। उनके आते ही हर तरफ धुआँ सा भर गया। वो शायद आंसू गैस थी। उन पाँचों को कुछ दिखाई नहीं दिया। खाँस-खाँस कर और आँखें मलते हुए उनकी आँखें जलने लगीं और कई मिनट बाद जो पहला मंज़र उन्होंने देखा था, वो उनकी साँस रोक देने को काफ़ी था। हाथों में भारी भरकम असला लिए उन्होंने उन 3 लोगों के असले की परवाह किए बगैर उनके गिर्द दायरा बनाया। लम्हे के 1000वें हिस्से में वो जकड़े जा चुके थे, मगर उनके ठहर जाने की वजह उनका जकड़े जाना नहीं था। ज़बरी शाहनवाज़ का बहराम खान की गिरफ्त में होना था। उससे ज़्यादा शॉकिंग ये था कि बहराम ने उसके उसी पैर पे फायर किया था। उसकी आंखें जुनूनी हद तक सुर्ख पड़ रही थीं। वो कुछ भी कर गुजरने को तैयार था। ज़बरीश बिलबिला रहा था। दर्द से आंखें मीचे वो चीख रहा था। हसन, शाहदान, सुल्तान और ज़ुहरू दम साधे उसे देख रहे थे। हर प्लान मात खा चुका था। हर राह फरार मसदूद थी। उन्हें अपने असाब शल होते महसूस हुए। वकील साहिबा को इधर भेज दे, बाकी सब जा सकते हैं। यहाँ से बाहर जाकर तुम हमारा काम करना और फिर उसे वापस ले जाना। बहराम के इस मुतालबे पे वो शौक कम तैश में ज़्यादा आए थे। तुम लोग जाओ यहाँ से, भाग जाओ, मुझे कुछ नहीं होगा। सुल्तान, इन्हें लेकर जाओ यहाँ से। ज़बरीश उससे गिरफ्त में फड़फड़ा रहा था। उसे अपनी गोली की परवाह भी नहीं रही थी। वो बस उन्हें यहाँ से निकाल देना चाहता था। मैं सिर्फ 10 तक गिन सकता हूँ। अगर तुमने वकील साहिबा को इधर भेज दिया तो तुम आज़ाद, वरना आज से तुम एक साथ ही खो दोगे। अब सिर्फ वो हमारा काम करेंगी। बहराम एक बार फिर बोला। ज़ुहरू ने एक कदम उनकी तरफ बढ़ाया। हंसला ने तेज़ी से उसे वापस अपनी तरफ खींचा था। भागो यहाँ से, दाईं तरफ जाओ। जबल लाला तुम्हें लेने आ जाएंगे। एक, भागो यहाँ से। सुल्तान, इनको लेकर जाओ। ज़बरीश चीखने लगा। 2, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। इसे जाने दो बहराम। शादान का दिल वसीजा। 3, तुम जो चाहोगे मैं करने को तैयार हूं। हसन सुल्तान ने हाथ से पिस्तौल गिरा दी। इसे जाने दो, वो जख्मी है। इसे जाने दो प्लीज। 4, मैं मेरी सेफ्टी की क्या गारंटी है? ज़ुहरू की आवाज़ फटी हुई थी। तुम्हारा दिमाग खराब है। मैं उसके पास जाने से पहले तुम्हें अपने हाथों से कत्ल कर दूंगा। शादान चिल्लाया और बाजू से उसे अपनी तरफ खींचा। 5, यहां से जाओ जहलो। मैं कह रहा हूं ना, मुझे कुछ नहीं होगा। दफा हो जाओ, भागो। ज़बरीश हलक के बल चीख रहा था। यहां से जाओ। वकील साहिबा को भेजो। हंसला, उन्हें लेकर जाओ। 7, जाओ, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता। मैं यहाँ रहने के लिए तैयार हूँ। मैं ज़ुखरुफ की जगह यहाँ रहने को तैयार हूँ। सुल्तान तहम्मुल से बोला। 8, आवाज़ें कटमट हो रही थीं। चेहरे मिक्सअप हो रहे थे। शोर बढ़ रहा था और माहौल में जैसे सनसनी बढ़ रही थी। सांस लेना भी जैसे एक इजाफी काम बन गया था। कहाँ, कौन, क्या मुतालबा कर रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तुम जाओ ज़ुखरुफ, ये मुझे कुछ नहीं करेंगे। सबरीज जैसे बेबसी की इंतहा पर चिल्लाया था। उसकी आंखों में नमी दर आई थी। मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकती। उससे शादान से हाथ छुड़वाकर एक कदम उसकी तरफ बढ़ाया। मैं सरेंडर करता हूँ। सुल्तान घुटनों के बल वहीं बैठ गया। हाथ ऊपर उठा लिए। तुम्हें जो चाहिए मैं करने को तैयार हूँ। जबरीज को छोड़ दो। नो। इसे छोड़ दो प्लीज। मैं सावरखंड में रहने के लिए तैयार हूँ। प्लीज इसे मत मारो। ये लोग मुझे नहीं मारेंगे ज़ुखरुफ, तुम जाओ, खुदा के लिए जाओ। जबरीज शाहनवाज अब भी एक ही बात कह रहा था। मैं तुम्हें मरते हुए नहीं देख सकती। जबरीज शाहनवाज को सावरखंड में कोई नहीं मार सकता। हंसला अहमद सही पूरी कुव्वत से चीखी थी। हलक के पल बुलंद आवाज में हवाएं सहम गईं। वो एजेंट है। इस पूरे प्लान में अगर किसी की हिफाजत की जिम्मेदारी सारा जावर कर लेता है तो वो एजेंट है। वो सफ़ेद पर्दी रंगत बहती आंखों के साथ चीख रही थी। वो अपने भाई को कत्ल होते और अपने दूसरे भाई के प्लान को फेल होते नहीं देख सकती थी। उसे अंदाजा भी नहीं था वो किस तरह बाकी 4 लोगों के जिस्म से सांस कतरा कतरा खींच रही थी। उसे अंदाजा नहीं था वो कैसे अल्फाज कहाँ इस्तेमाल करके कैसे लोगों को साकित कर चुकी थी। एजेंट को जावरखंड में कोई नहीं मार सकता। जाओ, भाग जाओ। वो रात उखल चुकी थी।
जबरी शाहनवाज उर्फ एजेंट दम साधे अपने साथियों को तक रहा था। उसे सांस लेने में दिक्कत हुई। उससे हर मसम्मत तर्क कर दी। वो बेदम हो गया था। वो क्या खो चुका था, ये सिर्फ उससे मालूम था। घुटनों के बल बैठे सुल्तान को लगा अब वो कभी हिल नहीं सकेगा। ज़ुखरुफ वक़ार के बढ़ते कदमों में जैसे किसी ने संजीर डाल दी हो। सैयद शादान शाह की निगाहें एक नुक्ते पे साकित हुईं। हसन सुल्तान ने अपने सबसे काबिल एतबार दोस्त को एक लम्हे के अंदर अंदर मुनखरिफ होते देखा। वो सब अपनी अपनी जगह ठहर गए थे। जावरगढ़ की हवाएं साकिन हो गईं। जबरी शाहनवाज का मुसम्मत करता वजूद ठहर गया। उसके दोस्त, उसका खानदान शाह की निगाहों से उसे तक रहा था। उसे लगा जिंदगी में इससे बड़ी अजियत कोई हो ही नहीं सकती। एजेंट को सावरगढ़ में कोई नहीं मार सकता। हंसला बड़बड़ाई। उससे एक बहुत बड़ी गलती हो चुकी थी। ओह खुदाया, ओह खुदाया। उसका चेहरा अजीब से अजीब होता गया। हर कोई अपनी अपनी जगह शल था, मुतखैर और मुताज्जिब। बस एक सबरीश था जिसकी आंखों में कुछ खो देने का खौफ था। बेराम ने ना चाहते हुए भी उससे अपनी गिरफ्त ढीली छोड़ दी। वो बुरी तरह जमीन पहुंच हुआ था। बर्फ पे गिरे हुए उससे निगाहें उठाकर अपने दोस्तों को देखा। वो हैरत ज़दा थे। कई लम्हे, कई सादे, कई मिनट वहाँ खड़े तमाम लोग चुप रहे, मुंजमद रहे। कई मिनट बाद उसकी तरफ बढ़ने वाला पहला कदम ज़ुखरुफ का था। वो बगैर किसी की तरफ देखे उसकी तरफ तेज तेज कदम उठा रही थी, मगर फिर से कई कदम अपनी ओर बढ़ते देखे। वो चारों उसकी तरफ आ रहे थे। वो मुनखरिफ था मगर दोस्त था, गद्दार था मगर दोस्त था। उसी लम्हे बगैर किसी आहट के, बगैर किसी फौज के, कोई था जो आया था, अकेला, मजबूत, बहादुर। उसके आते ही बहराम के साथ ही एक तरफ हो गए। फौजें उसकी तरफ हथियार नहीं उठाती थीं। फौजें उसकी तरफ खातिर बगावत करती थीं। बहराम के साथ खड़े लोग उसकी तरफ हुए। वो चारों जब सरीज के इर्द गिर्द जमा उसे उठाने की कोशिश कर रहे थे, उसी वक्त मसीहा बहराम खान की गर्दन पे पिस्तौल रखे हुए था। बहराम के साथ खड़ा मुरीद दो कदम पीछे हुआ और जेब से पसली रस्सी निकालकर बहराम के हाथों पे बांध दी। वो चीखा, चिल्लाया, फड़फड़ाया मगर बेसुध। जबल खान के हुक्म पे हजारों लोग मुनहरिफ हो सकते थे और हजारों खो रहे थे। जबल ने उसे धक्का देकर बर्फ पे गिराया, फिर दो कदम मजीद आगे आया, अपना एक हाथ सबरीज की तरफ बढ़ाया। वो जिसे उसके दोस्त उठा रहे थे, उससे गहरी भूरी आंखें उठाकर अपने सामने खड़े मर्द को देखा। वो सुरमाई आंखें उसी में मरकूज किए हुए था। हाथ दो मेरे भाई। जबरीश ने हाथ उसकी तरफ नहीं बढ़ाया। उससे बाजू का जोर अपने दोनों दोस्तों के कंधे पे डाला और अगले ही लम्हे वो उससे उठा चुके थे। अब वो जबल खान के सामने खड़ा था। शादान और सुल्तान के कंधे पे अपने बाजू जमाए वो जबल को देखा। उसका हाथ पहली बार खाली नहीं हुआ था। वंडरलैंड ले चलो। हुक्म देकर उससे अपने साथियों की तरफ देखा। वो बगैर कुछ कहे उसे देख रहे थे। उसके चेहरे पे बहुत कुछ खोज रहे थे। जबल ने हाथ सीने पे बांध कर जैसे उसके हुक्म की तामील की हो। अब वो आगे आगे चल रहा था और लोग पीछे। बहराम के साथियों ने जबल की तरफ कोई पेशरफ्त नहीं की। थोड़ी देर वो गाड़ी में बैठे थे। फ्रंट सीट पे सबरीश था और ड्राइविंग सीट पे जबल खान था। एक हकीकत थी जो खुली थी और एक रात से सफरीज के अंदाज से बहुत कुछ बदल दिया था। सपाट सा कुछ, सर्द सा कुछ क़यादत सा, कोई रोब सा बेख्तियार उसके अंदर दाखिल हो गया था। वो गर्दन सीधी किए बेतासुर चेहरों के साथ बैठा था। गाड़ी एक पोसीदा से चर्च की इमारत के सामने आकर रुकी। जबल की मौयत में आगे आगे चलने लगे। जफरी शाहनवाज मुनहरिफ था मगर उसके दोस्त अब भी उसे कंधों पे लिए हुए थे। वो चाहे जैसा था, उसका पहला तारुफ तो दोस्त का था ना। इमारत के अंदर दाखिल होते हुए उन्हें चर्च के हॉल की तरफ ले आया। हॉल से अगबी हिस्सा और फिर एक बार फिर तहखाना। जर्द बत्तियों के हालने में वो पूरी बेंचेस पे आकर बैठे। जबरीश ने उनके सवालों के जवाब देने से कबल जबल को आवाज़ दी। वो जो दाखिली दरवाजे की तरफ मुड़ रहा था रुक गया, मुड़कर उनकी तरफ देखा। मुझे में आई है, यहाँ से निकलने के लिए रास्ता ठीक करवाओ, और मेरा लैपटॉप, और यहाँ से कोई कहीं नहीं जा रहा सबरीज। पूरे 4 साल बाद उसे जफरीज का नाम लिया था। वो बोलते बोलते रुक गया, अजनबी से उसे तका। आप सब अब मेरे मेहमान हैं। यहाँ तक आना आपका प्लान था, साफ सीधा। अब मेरा प्लान शुरू होता है। वो मुस्कुराया, गहरी मुस्कुराहट। बगैर राग ले टू माई वंडरलैंड। जबरीश शाहनवाज बस उसे देखता रहा। वो जबल खान को अजीम समझता था। वो वाकई अजीम था, शैतानों की दुनिया का सबसे अजीम शैतान। वंडरलैंड। 11 जनवरी
दोपहर 2 बजे। सबरीश बेयकीनी से उसे देख रहा था, जैसे 4 साल उसका हुक्म किसी मुत्कद मुरीद की तरह माना था, जो किधर से उसे यूं देखता था जैसे कोई अपने किसी बुजुर्ग को देखता हो। वो उससे ऐसी मोहब्बत करता था जैसे कोई अपने ख़ानदान से करता हो। वो ख़ानदान ही था। जबरीश शाहनवाज सुरानी जबल खान अहमद सई का खालाजाद और दूर शरीक भाई था। वो 13 साल की उम्र तक सावरगढ़ में रहा था। यहीं खाया पिया बड़ा हुआ, यहीं खेला, दोस्त बनाए, जिंदगी को जिया। वो जबल खान का पहला और आखिरी दोस्त था। वो जबल खान का मेंटोर था। वो जबल का कंफर्ट था। ऐसे ही कुछ जज्बात सबरी शाहनवाज के भी थे। उन दोनों की दोस्ती मिसाली थी। देने के लिए जान सबसे कम कीमत थी। वो उसे देख रहा था जो भाई भी था, दोस्त भी, खानदान भी और मसीहा भी। यही हालत उसके साथ खड़े उन 4 लोगों की भी थी। वो जबल खान को ऐसे ही बेयकीनी से देख रहे थे। उनका मसीहा मुनखरफ निकला था। जबल, जबरीश ने उसे खोखली आवाज से पुकारा। ये लोग यहाँ से जाएंगे। 2 दिन बाद इन सब की जिंदगी बदलने वाली है। हम बात कर लेंगे ना, कोई मसला हुआ है? मैं भी बदल रहा हूँ। बहुत सोचा मैंने। मुझे लगा था कि तुम्हें परवाह है जावरगढ़ की। सब छोड़ देंगे, तुम नहीं छोड़ोगे। लेकिन देखो क्या हुआ। तुम इन्हीं लोगों के साथ खड़े हो। उनकी जिंदगी बचाने की खातिर तुमने जावरगढ़ का पैसा और जमीन कुर्बान करने का सोच लिया, इन लोगों की खातिर। उसकी आंखों में तपिश थी। उसका दिल पूरी तरह दुखा था। आज उसका दिल एजेंट से खराब हुआ था। वो उसे बदली हुई निगाहों से तक रहा था। तुम चले जाओगे, ये चले जाएंगे, और पीछे कौन रहेगा? मैं और मेरा जावरगढ़। कई साल बर्बादी के बाद हमें खुद को दोबारा खड़ा करने में कई साल लग जाएंगे। तुम्हें भी लगने चाहिए, तुम सबको लगने चाहिए। जो किया है अब भुगतो। कोई कहीं नहीं जाएगा। 2 दिन यहां रहकर तुम सब अपनी जिंदगी के बेहतरीन मौके गवाओगे। तब तुम्हें हमारी तकलीफ का इल्म होगा। मैं यहां तुम सबको तबाह होते हुए देखूंगा। हम तुम्हारा केस लड़ने को तैयार हैं जबल। मैं पहली बार बोली थी। हम सब कुछ ठीक करने को तैयार हैं। तुम हमें सिर्फ एक बार इस्लामाबाद वापस पहुंच जाओ, फिर सब ठीक हो जाएगा। हर इंसान को दूसरा मौका दिया जाता है, हमें भी दिया जाना चाहिए। तुम दोहरे मयार नहीं रख सकते। वो जैसे उसके अंदाज से खाइफ हुई थी, उससे बहुत कुछ बुरा लगा था। जबल तनसन मुस्कुराया। खातून, कई बार मैंने सोचा था कि जावरगढ़ को बदल दूं, या तरक्की के लिए कुछ करूं, या बच्चों को आला तालीम दूं और यहां से कंपसरी खत्म करूं। लेकिन मेरे हाथ हर दफा बांध दिए जाते हैं, क्योंकि मेरे बड़ों से अपनी जमीन देने की गलती हुई थी। मैंने और मेरे सारे इलाके ने उस गलती को झेला। नाउ इट्स योर टर्न। तुम क्या बकवास कर रहे हो जबल? सबरीज अब की बुरी तरह खर्चा था। वो उसकी सारी बकवास प्रोसेस कर चुका था। तुम ये सब क्या कर रहे हो? दिमाग दुरुस्त है तुम्हारा? हम बात कर लेते हैं। तुम मेरे बारे में गलत सोच रहे हो। अंसला चुपचाप अपने दोनों भाइयों को इख्तलाफ करते हुए दिख रही थी। उसके 2 भाई जख्मी थे, 2 लड़ रहे थे। रहा तो अब उसके पास भी कुछ नहीं था। फिलहाल मुझे नहीं, तुम्हारे खानदान को तुमसे बात करने की जरूरत है। तुम्हें सफाइयां चाहिए। शुरू करो। जबरीद शाहनवाज उर्फ एजेंट साहब। चबा चबा कर कहते हुए वो चला गया। उससे मुड़कर नहीं देखा। वो जानता था सबरीज की रंगत सफ़ेद पड़ चुकी होगी। वो जानता था उसकी आंखों में खौफ तर आया होगा। जबलहान सब देख सकता था, लेकिन दोस्त, वो उस दोस्त की आंखों में तकलीफ नहीं देख सकता था। वहां से जाते हुए उसका दिल भारी था। उससे अपना दोस्त एक बार फिर खो दिया था। वो जा चुका तो तहखाने में गंभीर खामोशी छा गई। सबरीश ने गर्दन झुका दी। बाकी सब उसे देख रहे थे। वो उसके चेहरे पे कुछ खोज रहे थे। सबरीश के लिए गर्दन उठाना मुहाल हो गया था। वो खुद को उनका मुजरिम गिरदानता था, और इसमें कोई शक नहीं था। मगर ये एहतसाब गले की तोप जैसा था। तुम लोग जो समझना चाहते हो समझ सकते हो, लेकिन हम तुमसे सच सुनना चाहते हैं। सुल्तान ने उसकी बात काटी। ये बगैर कहे बरतरफ हो जाने से हमने बहुत कुछ खो दिया है। बाबे तहर हमें यहाँ शायद इसलिए लाया है ताकि हम एक दूसरे की सुन सके। मैं तुम्हें सुनना चाहता हूँ जबरीज। मुझे बताओ जो भी सच है, सब। जबरीश ने गीली नजरों से बाकी तीनों को देखा। उनकी आंखें बेतासुर थीं, चेहरे सपाट, मगर वो वाकई सुनना चाहते थे। हमारा लीडर सुल्तान है। अगर वो सुनना चाहता है तो हम भी सुनना चाहते हैं। हसन संजीदगी से बोला। जुफ्रू उससे मुतफिक थी। तुम्हारा खून बह रहा है। शादान धीरे से सबरीज से बोला, जिसके पैरों से खून की एक धार फर्श से बहती चली जा रही थी। फिर उससे हंसला को देखा। वो भी गर्दन झुकाए रो रही थी। उससे बेख्तियार मलाल सा होने लगा। सुल्तान ने बैग से टिशू निकालकर उसके तरफ बढ़ाए। उससे खामोशी से थाम लिए, अपनी आंखें हुश की।
चेहरा साफ किया। कुछ पल सब खामोश रहे, फिर वो धीरे से उठकर अपना बैग खोलने लगी। सब उसे देख रहे थे। वो मेडिकल किट निकाल कर बेंचेस के दरमियान से निकल आई और उसके पैर के करीब फर्श पे आकर बैठ गई। आंखें एक बार फिर रगड़ कर साफ की और अपना काम शुरू करने लगी। पैर आगे करे लाला। शादान समेत हर कोई भुजंका रह गया। शादान तो अलबत्ता नसें मिलाने जैसा भी नहीं रहा था कि वो अपने दोस्त की बहन से मोहब्बत कर बैठा था। मोहब्बत तक ठीक था, वो अपने मौशके के किस्से भी उसी भाई को सुनाता रहा था। उसे ढेरों ढेर शर्म ने आन घेरा। ओ खुदाया, ओ खुदाया, उसे वो जगह चाहिए थी जहाँ वो इस वक्त मुंह छुपा ले। वो इस वक्त यहाँ से भाग जाना चाहता था। हंसला मेरी खालाजाद और 2 शरीक बहन है। मेरी कोई बहन नहीं है, इसलिए हंसला ही सब है। वो पैर हंसला के आगे करते हुए बोला। उसे दासन शादान को नहीं देखा था। उसके चेहरे पर उमड़ने वाली शर्मिंदगी भांप चुका था। सुल्तान इन संजीदा हालात में भी अपनी मुस्कुराहट नहीं छुपा सका था। अल्लाह ने सैयद शादान को सालों की सूरत कई नमूने दिए थे, हर गुजरते दिन जिनका तारुफ उसे खुला देने को काफ़ी होता था। हसन सुल्तान के पास उसे सताने के लिए एक नया टॉपिक आ गया था। उसकी रूह तक सरशार हो गई। हंसला चंद लम्हे उसका पैर हाथ में लिए उसके जख्म को जांचती रही। खून उबल उबल कर बाहर निकल रहा था। गोली एन पैर के बीचों बीच लगी थी। उससे धीरे से पैर को छोड़ा। अब उससे एक एक करके कई सारे सामान बाहर निकाल लिए। ये बैग जवलहान ने उसके लिए तैयार करवाया था। आपको दावत देनी पड़ेगी। उससे गर्दन उठाकर सुल्तान को देखा। वो उसका नर्स था, अनपेड, गैर प्रोफेशनल, मगर था तो सही। शादान उसकी मोरल सपोर्ट था। हसन से उसे बैर था, चाहे जैसा भी सही। एक नाता बन रहा था। खानदान में एक नए फर्द का इजाफा हो रहा था। सुल्तान उसके साथ ही नीचे आकर बैठा और हंसला ने जबरीज का पैर रखने के लिए कोई शय देखनी चाहिए जो कि उसे नजर न आई, मगर उसे हसन सुल्तान जरूर नजर आया था। आप यहाँ आराम करने आए हैं, कॉमेडी करने? उसका रुख अब हसन की जानिब था। मेडिकल में पढ़ा है मैंने कि अगर हड्डियों से कोई काम लिया जाए तो इंसान मरता नहीं है। हसन ने शादान को जिजाती नजरों से देखा, जैसे कहना चाह रहा हो। हम खानदानी लोग हैं, किसी की सुनते नहीं। इसकी सुन रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे वाली है। शादान जमीन को घूरने लगा था। ग्रुप का उकड़ू गबरू नौजवान भीगा बिल्ला बन गया था। हाँ, मोहब्बत मीर तकी मीर सही ही लिखते हैं। हसन ने स्टूल ला कर दिया। हंसला ने उस छोटे से स्टूल पे उसका पैर दुरुस्त अंदाज में रखा। सुल्तान उसे रुई के कोले खींच खींच कर देता जा रहा था और उसके पैर पर जमा खून मट्टी साफ कर रही थी। जबरीज खामोश था। चंद पल मजीद खामोशी में डूब गए, फिर उसकी मध्यम आवाज़ से उस सुकूत को तोड़ा था। अब अगले कई लम्हे वो बोलने लगा वाला था और हर कोई उसे सुनने वाला था। एक मुद्दत बाद वो एक दूसरे को सुनने बैठे थे। चर्च का वो हॉल हमतन गोश हुआ।